150 ईयर्स पहले जब असम में माइग्रेशन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा कॉलोनियल पीरियड में, उस समय के भी कुछ मुस्लिम वहां पर हैं जिनका हम मानते हैं कि उनका संवैधानिक अधिकार है रहने का। लेकिन जो 1985 में आंसू के मूवमेंट के बाद जो एकॉर्ड हुआ और उसके बाद जो चीजें निर्धारित की गई कि 25 मार्च 1971 के बाद से जितने भी माइग्रेंट्स आए हैं वहां पर उनका कोई सिटीजनशिप नहीं मिल सकता है, वो इलीगल माइग्रेंट ही माने जाएंगे। तो इतने सारे इलीगल, आज 60 लाख इलीगल माइग्रेंट वहां पर हैं। तो असम की अस्मिता का भी सवाल है। असम के बिल्कुल जो वहां का अपना जो एक इतनी सिटी है, उसकी जो निर्जातीयता है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो महानता है उस भूमि की, उसका भी सवाल है। हम किसी भी प्रदेश के संस्कृति को मिटा करके अगर ग्रेटर बांग्लादेश की जो बात की जा रही है, वो भी असम के बड़े बड़े विद्वानों ने ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर दी है, बरुआ साहब ने भी कर दी है। तो ये ग्रेटर बांग्लादेश का जो डिजाइन है और जो सर्जिल इमाम ने कहा कि हम चिकन नेक को बंद करके बांग्लादेश के साथ क्या करेंगे, मर्जर करेंगे, तो ये सारी घटनाएं जब घट रही है तो उस कॉन्टेक्स्ट में कम से कम AIM के जो लोग हैं उनको तो बात नहीं करनी चाहिए। और उनको अपना जो टाइटल है उसका पूरा मीनिंग खुद समझ में शायद नहीं आता है, क्योंकि उसका मतलब सिर्फ एक डिवाइसिव जिन्ना वाली पॉलिटिक्स ही है, जिसका समर्थन हमारी पार्टी तो नहीं कर सकती है। हम लोग सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं। और जो भी असम में जितने भी लोग हैं जो हमारे ओरिजिनल मुस्लिम हैं, जैसे जो बोरिया होते हैं, जो देशी होते हैं, जो लोरिया मुस्लिम्स होते हैं, ये हमारे देश के निवासी हैं। उनके लिए हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन घुसपैठियों के लिए कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता है। अभी मुझे 1 मिनट का समय और दिया जाए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज असम में 40% मुस्लिम हो चुके हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 12% मुस्लिम थे। यानी कि सारे के सारे मुस्लिम माइग्रेंट्स कब आए। और अगर बांग्लादेश की आज आर्थिक स्थिति क्या है कि वहां पर GDP का हार्डली 5% ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, इतने बुरे कंडीशन में है बांग्लादेश। और ओवैसी साहब तो कह देते हैं कि पर कैपिटा इनकम वहां पे ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम पे बात क्यों करते हैं, पर कैपिटा कंजम्पशन पे बात करिए। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है बांग्लादेश के बारे में कि वहां का डिपेंडेंसी रेशियो 52.6% है। 52.6% दुनिया में सबसे बड़ा डिपेंडेंसी रेशियो माना जाता है, जो हाईली बैकवर्ड कंट्री का एक इंडिकेटर होता है। ये सारे लोग वहां से माइग्रेशन भारत में क्यों कर रहे हैं, यहाँ रोजी रोजगार के लिए। और उसी रोजी रोजगार पर हेमंत विश्व शर्मा ने जो कहा है कि भाई 5 रुपए की जगह 4 रुपया दो, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक रिजेक्शन, यानी आर्थिक रूप से हम आपको अपने राज्य में अस्वीकृत करते हैं। क्योंकि वहां के लोकल लोगों का जब रोजगार मारा जाएगा, जब वहां के लोकल लोगों की आमदनी मारी जाएगी, अगर चीफ मिनिस्टर ऐसा कुछ कहते हैं 1 रुपया के लिए, तो इसमें कोई एक सिंबलाइजिंग, एक सिंबॉलिक है, ये प्रोटेस्ट है। ये इसको कोई और अर्थ में लेना भी उचित नहीं माना जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो आया है ना, ये जो वीडियो शूट जो उनका AI वीडियो आया है, हम लोग उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। और हम लोग बिल्कुल मानते नहीं है कि ये कोई भारत के जैसे स्वतंत्र और भारत जैसे सोवरेन और भारत जैसे सेकुलर कंट्री में इस तरह की चीजें बिल्कुल मान्य नहीं है। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, जो बातें अभी कही गई हैं आलोक रंजन जी की तरफ से, और क्योंकि उन्होंने उन रिवरियन बॉर्डर्स और उन इलाकों का जिक्र किया जिसमें धुबरी, बरपेट, गोलापारा, मोरीगांव और नगांव ये सब शामिल है, जहां पर सबसे ज्यादा ये संख्या भी बढ़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सिंबॉलिकली कहते हैं तो फिर हम धरातल पर इसको, किलोमीटर का बॉर्डर है जहां से माइग्रेशन हो रहा है। राइट सर, तो हम इसको धरातल पर क्यों नहीं उतारते हैं? क्योंकि जब भी हम इलीगल माइग्रेंट्स की बात करते हैं, 19 लाख NRC में आए, लाख जिन्होंने अपने पेपर्स नहीं दिखाए, लेकिन जब रिपोर्ट करने की बात आती है तो वह संख्या सिर्फ 467 होती है। हम बार बार कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कभी भी फाइनल फिगर्स डेमोग्राफी चेंज कैसे हुई, कितने घुसपैठिया आए, इसको लेकर हम नहीं रखते हैं। तो फिर कहने से ज्यादा अच्छा तो यह ना कि हम करके दिखाएं, ताकि बराबरी का अधिकार रहे, जो वहां के लोग हैं, असल मूल के लोग हैं, उनको मिलता रहे। पूर्णिमा जी देखिए, ये देखिए, चाहे आलोक रंजन जी हो, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के तमाम जो नुमाइंदे बैठे हैं, वो अपने अपने हिसाब से बोलेंगे, राजनीति उनको करना है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपने हिसाब से रखेंगे। देखिए, घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, और घुसपैठिया को भगाना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन सवाल ये उठता है, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, घुसपैठ को लेकर गंभीर प्रयास क्या किए गए। यदि आप वर्तमान सरकार की बात करें तो 14 से अब 25 के आंकड़े देखिए, तो करीब 4-5 हजार का जो आंकड़ा है, 4-5 हजार घुसपैठियों को ही हम चिन्हित कर पाए और देश से बाहर कर पाए। तो मुद्दा तो आप इतने इसको बड़ा मुद्दा मानते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या किया गया? हालांकि असम में
असम का जो मामला कोर्ट में है, एनआरसी का जो मामला, जो 18 लाख का लोगों को जो चिन्हित किया गया, वो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। तो उस पे कुछ ज्यादा कहना ठीक नहीं है। जहां तक देखिए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जो एआई वीडियो आया है, एआई वर्जन आया है, वो गलत है। और कहीं ना कहीं हेमंत बिस्व शर्मा को ये भी लगा, या पार्टी को लगा, रणनीतिक रूप से ये जो उन्होंने किया है, हो सकता है कि वो चाल, मतलब ये दाव जो कहीं उल्टा न पड़ जाए। देखिए असम के कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वह चाय बागान के में जो काम करने वाले आदिवासी हैं, उनको एसटी का दर्जा देने का मांग पिछले चुनाव में भी उठा था। बीजेपी ने इसको मुद्दा भी बनाया था, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा का ये कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। उनका चाय बागान के जो मजदूर हैं, एआईएमआईएम की तरफ से जो बातें की गई असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, लेकिन सीधे सीधे उसे रूप दिया जा रहा है बहिष्कार का। ये कहा जा रहा है कि बांटने की बात हम कर रहे हैं। तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश, 2-2 रुपए की बात करते हुए, ये तो क्लियर है ना कि पॉलिटिक्स तो सब अपनी बेहतर करना चाहते हैं, राजनीति अपनी सब बेहतर करना चाहते हैं, अपने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। पूर्णिमा जी मैं कंप्लीट कर लूं? आ रही हूँ ऋषि जी, इसके बाद आती हूँ आपके पास। पूजा जी, अभी आलोक जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां पे मुस्लिम बहुल है, एआईएम जो पार्टी है वो अपना वहां पे वोट चमकाने आ जाती है। आप देखिए बिहार का किशनगंज इलाका, वो भी डेमोग्राफी चेंज होने के कारण ओवैसी जी वहां पे अच्छे वोट पा रहे हैं, और बिहार में उनके जो है एमएलए चुन के आ रहे हैं। उनके खुद के हैदराबाद जहां से वो आते हैं, वहां पे कितने, जब चुनाव होता है तो उनके पार्टी के कितने एमएलए बनते हैं। तो ये चीज देखना है कि ओवैसी जी की ये शुद्ध रूप से राजनीति ही है। वो अगर सीएम ने ऐसा बोला, मियां शब्द का प्रयोग किया, ये भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है। तो आप क्यों बिफर रहे हो? आप पैलेस्टाइन के मुसलमानों के लिए झंडा उठा लेते हो, संसद में आवाज लगाते हो, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो कभी भारतीय ही थे, उनकी हत्या हो रही है तो आप कुछ नहीं बोलते हो। बोलिए। इसमें आपकी राजनीति, जितना हेट स्पीच ओवैसी जी या उनके भाई के द्वारा भारतीय जनमानस के लिए किया गया है, ओवैसी और मोदी जब चले जाएंगे, ये किसने बोला था? तब हम देखेंगे कौन बचाता है। ये क्या हेट स्पीच में नहीं आता है? कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इसको हेट स्पीच में नहीं मानती है। नहीं, लेकिन तराजू का पलड़ा सिर्फ एक तरफ आपको भारी होकर क्यों दिख रहा है? नहीं, तराजू का पलड़ा दोनों साइड से होना चाहिए। हाँ। यहाँ पे हम घुसपैठिए की बात कर रहे हैं तो कौन उसके लिए चिल्ला रहा है? समान अधिकार तो हर धर्म विशेष के लिए है ना सर्वेश जी, है। समान लेकिन जब अधिकार अगर आप घुसपैठियों की संविधान बात आती है तो कौन चिल्ला पड़ता है? तो वो तो समानता का अधिकार हर धर्म को देता है ना। फिर पूर्णिमा जी, हमारा जो आर्टिकल 25 है, हर व्यक्ति को, भारत के जितने भी नागरिक है, उसको उसका जो धर्म है अपनाने की खुली छूट दे रखा है। लेकिन जब बात आती है तो अगर हम घुसपैठियों की बात करते हैं तो कौन सी पार्टी उसका डंडा लेके या झंडा बुलंद करने आ जाती है? अभी एसआईआर पे आपने देखा, संबित पात्रा जी का, ममता बनर्जी हो चाहे ये ही हो, एसआईआर अगर उधर आंध्रा में या हैदराबाद रीजन में होगा तो ओवैसी जी फिर वहां पे चिल्ला पड़ेंगे कि मुसलमानों का नाम काट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। गामा साहब जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। ऋषि जी, आपकी बात पूरी होगी, फिर आपके पास भी पूजा जी। बोलिएगा गामा साहब। आप चुनाव आते हैं, चुनाव खत्म होते ही मुद्दा कहां चला जाता है आपका इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों होता है? आप क्यों नहीं उसे बाहर कर पाते हो? और सारी आरोप जो है आप हमारे पे लगाने का काम करते हो, हमारी पार्टी पे लगाने का काम करते हो। अगर जय फिलिस्तीन हमारे नेता ने कहा, अगर वो संविधान के खिलाफ था तो कानूनी कार्रवाई होती, नहीं था। सरकार का स्टैंड क्या था? सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी थी, सरकार फिलिस्तीन की मदद कर रही थी। सरकार ने कभी आप यहाँ पे ध्रुवीकरण कर रहे हो, यहाँ पे जय फिलिस्तीन कहोगे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पे कभी बोला? उतने मुखर होके कभी नहीं कहा। ये बोलते ना कि भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने समय मांगा, गृह मंत्री से समय मांगा, रक्षा मंत्री से समय मांगा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बताइए मुझे। सकते हैं, चैनलों पे सुन सकते हैं, हम कार्यकर्ताओं का सुन सकते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम के कार्यकर्ताओं ने अपने वक्त